हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद है कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बीपीएससी की तैयारी आपको जोरों तौर से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का प्राथमिक विद्यालय शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक का जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जो आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट बहुत पसंद आएंगे। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर जगह राजकोषीय घाटा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जगह। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो केंद्रीय बैंक का कार्य होता है कि घाटे का वित्त पोषण करना नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जबकि बैंक दर, खुला ब्याज परिचालन, आखिरी करदाता, ये सभी आरबीआई का काम है, जबकि घाटे का वित्त पोषण काम आरबीआई का नहीं है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय प्रतिभूति बोर्ड और सेबी की स्थापना कब किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 1992 में। 1992 में जो है सेबी की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर जाएगा। कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखा जाए तो पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जो थे पशुपति उसके द्वारा पूजा जाता था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर जाएगा। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था कौन सा? तो भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। 1921 से लेकर वर्तमान समय में 2000 से ज़्यादा स्थलों की खोज हो चुका है, जिनमें 7 को महानगर की संज्ञा दिया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको एमबीटी तुगलक कहा जाता है, का सफल शासक रहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक रहा था। इसी को जब जो है क्या तो असफल शासक रहा था, इसका कारण क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वह व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण कहा है, और क्योंकि उनकी ज़्यादातर नीतियाँ जो थी असफल रही थी। जब भी कोई काम करना चाहता था वो जो है असफल रहता था। इसी के कारण इस नीतियों के ज़्यादातर सिद्धांत जो है, परंतु इसमें व्यवहारिकता को कमी होती थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान का दौलताबाग, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया था, वह स्थित है कहाँ पे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद में दौलताबाग स्थित है। जहांगीर जो 1605 से 1627 ईस्वी की वंश का शासक था। तो जहांगीर सभी लोग जानते हैं कि ये बाबर जो था, बाबर के वंशज यानी कि मुगल साम्राज्य के वंशज था। तो क्या हो जाएगा? मुगल। ये जो 1605 से 1627 तक जो है ये ये जो जहांगीर रहा था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है यानी कि 4 हो जाएगा, मुगल साम्राज्य का था। निम्न में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो औरंगजेब के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मुअज्जम। मुअज्जम जो था यह औरंगजेब के पुत्र था, जो उत्तराधिकारी बना था। बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। बहादुर शाह प्रथम ने 1707 से जो है 1712 तक शासन किया था। कब तक? 1707 से जो है 1712 तक शासन किया था। अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष किया गया था? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म देखा जाए तो यह पटना में हुआ था, ये याद रखिएगा। ये गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु थे, जिन्होंने जो है इनका जन्म जो पटना में हुआ था। निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे। तो महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख किसके थे? तो शुकरचकिया मिल्स के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। 1909 में किस संधि ने आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया तथा रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारण कर दी, और मोटे तौर पर सतलुज नदी को रेखा के साथ साथ है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर की संधि से। अमृतसर की संधि 1809 में संधि हुआ था, जिसमें आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया था, और इसकी जो सीमा रेखा मोटे तौर पर सतलुज नदी रेखा के साथ साथ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु कौन था? तो मुगलों से लड़ने वाला एकमात्र सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। गुरु गोविंद सिंह ने जो है नेतृत्व में सिखों ने औरंगजेब को जो है धर्मांधता में
क्षुब्ध होकर हथियार उठा लिए थे। तो ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर होगा। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो पूर्ण स्वराज दिवस जो है यह 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज दिवस देखा जाए तो यह जो है 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को रावी तट पर लाहौर में कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता को झंडा फहराया था और तथा 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। काकोरी कांड में कौन से स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी हुआ था? तो काकोरी ट्रेन डकैती जो था इस 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश रेलवे लखनऊ सहारनपुर संभाग में काकोरी नामक स्थान पर जो है 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर से डकैती डालकर जो खजाना लूट लिया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ए, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था। वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था कि सभी जो थे उसमें अंग्रेज अध्यक्ष थे। किस क्या थे? तो अंग्रेज अध्यक्ष थे, इसीलिए इसे सवेद कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, यानी कि सभी अंग्रेज थे। शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो शिवाजी के बारे में देखा जाए तो उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। शिवाजी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो उन्होंने मराठों को जो एक राष्ट्र में जोड़ा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत में नियंत्रित में लाया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छत्र राज्य को जो या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अधीन में लाया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वायसरायों को उनके शासनकाल के दौरान घटित घटनाओं के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे बताना है कि किसके शासनकाल में कौन सी घटना घटित हुआ था। तो बेबल के समय जो है ये शिमला समझौता हुआ था। बेबल के समय शिमला समझौता, यानी कि 3 हो जाएगा। रीडिंग के समय जो है मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। रीडिंग के समय मोपला विद्रोह। विलिंगटन के समय जो था यह सांप्रदायिक पुरस्कार हुआ था, यानी कि 4। और जो है लॉर्ड लिथगो के समय पाकिस्तान के लिए प्रथम मांग किया गया था, यानी कि 4 के 1 हो जाएगा। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3, 2, 4, 1। गुरु गोविंद सिंह थे, तो गुरु गोविंद सिंह क्या थे? तो सिखों के वे 10वें और अंतिम गुरु थे, जिन्होंने सिखों के आंतरिक काउंसिलिंग खालसा के संस्थापक 1699 के थे, भी सही है, और 10वें ग्रंथ के रचयिता भी थे। तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4, ये सभी सही है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत देखा जाए तो यह कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है। ओजोन मंडल जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है यह आपका आयोजित किसके द्वारा किया जाता है? तो यूनिसेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है यह पर्यावरण एवं विरासत पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनिसेड के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे सर्वप्रथम 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तापमान में वृद्धि के कारण जो है वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो समान ऊंचाई वाली जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा समोच्च रेखाएं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो समान ताप वाले जोड़ने वाले बिंदुओं को रेखा को जो है आइसोथर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई है? तो मिजोरम से सीमा किसकी लगती है? तो नागालैंड की। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 37 डिग्री अक्षांश, जो भारत के उत्तर छोर से गुजरने वाला अक्षांश है। यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश।
जबकि छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ये सीमा जो है झारखंड के साथ साझा करता है, जबकि मध्य प्रदेश नहीं करता है। किस दिन को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गांधी दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग सभी लोग इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो किस दिन बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जून 1944 को। 15 जून 1944 को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामाख्या मंदिर अवस्थित है कहाँ पे? तो कामाख्या मंदिर जो है यह कहाँ अवस्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा असम राज्य में। असम राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है कामाख्या मंदिर, जो यह मंदिर गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र भाग नहीं है? तो कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है, जबकि भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के कुछ जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहराइच। बहराइच की सीमा जो नेपाल के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कामरूप वर्तमान में कहाँ है? तो कामरूप देखा जाए तो वर्तमान में जो कहाँ है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा असम में। असम का जो है कामरूप जो है असम का पुराना नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम से गुजरने वाला छाछ भी गुजरता है किससे? तो सिक्किम से गुजरने वाला छाछ जो है यह राजस्थान से गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला छाछ से भी गुजरता है। तो आपका इसका राइट पूरब में सिक्किम से गुजरने वाला छाछ भारत के पश्चिम राज्य के राजस्थान से भी होकर गुजरता है, और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थलबद्ध देश नहीं है? तो स्थलबद्ध देश कौन सा नहीं होगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी म्यांमार जो है यह स्थलबद्ध देश नहीं है। स्थलबद्ध कहने का मतलब उससे जो समुद्री सीमा नहीं लगना चाहिए, जैसे कि नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान के साथ समुद्री सीमा नहीं लगता, जबकि म्यांमार के साथ बंगाल की खाड़ी लगता है। अस्थिर विनिमय दर को और क्या कहा जाता है? तो इसे जो है लचीली विनिमय दर कहते हैं। लचीली विनिमय दर जो है अस्थिर विनिमय दर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लगान वक्र कभी भी यू आकार का नहीं होता है? तो कभी भी यू आकार का लगान नहीं होता है। तो औसत स्थिर लागत वक्र जो है यह कभी भी यू आकार का लगान नहीं होता है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कर प्रगतिशील कर का उदाहरण है? तो प्रगतिशील कर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो आयकर। प्रगतिशील कर, इसमें करदाताओं की आय बढ़ने के साथ साथ क्या होती है कि दर भी बढ़ती है। इसी को जो है इसका उदाहरण जो है आयकर हो जाएगा, क्योंकि आय बढ़ने के साथ साथ कर प्रतिशत भी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आयकर। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत कौन कीमत ग्रहिता होता है? तो कौन कीमत ग्रहिता होता है? तो यह आपका हो जाएगा फर्म। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राजकोषीय नीति की इनमें से कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो यह हो जाएगा अर्थव्यवस्था में तरलता का बढ़ना जो है यह भारत में राजकोषीय नीति का इनमें से जो है मुख्य उद्देश्य नहीं है, जबकि मूल स्थिरता को प्रोत्साहन करना, आय व संपदा की असमानताओं को कम करना और रोजगार अवसरों को बढ़ाना, ये सभी है, जबकि अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना यह उद्देश्य राजकोषीय नीति का नहीं है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न नंबर दिया गया है 41 कि संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्ति का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के.वी. के सुंदरम। के.वी. के सुंदरम जो थे ये भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिनका जो कार्यकाल देखा जाए तो 1958 से जो है 67 तक रहे थे। 58 से 67 तक। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली चुनाव आचार संहिता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौते पर सहमत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है?
तो आपका इसका राइट आंसर है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव जो है यह निर्वाचन कार्यक्षेत्र के क्षेत्र में नहीं आता। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो वयस्क मताधिकार का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना में देख सकते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, सिंधी और नेपाली को शामिल किया गया है, जबकि अंग्रेजी जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? तो यह कथन कहा था किसने? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गांधी ने। गांधी ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग जो है रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 323 के तहत जो है प्रावधान है कि संघ लोक सेवा आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? तो तापमान के बारे में देखा जाए तो कौन सा सच नहीं है? तो यह एसआई इसका इकाई डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, गलत है। या इसका एसआई मात्रा क्या होता है? तो केल्विन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोधकता कलर कोड में चौथी पट्टी किससे निर्धारित करती है? तो प्रतिरोधकता कलर कोड में चौथी पट्टी जो है किसको निर्धारित करती है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा सहनशीलता स्तर प्रतिरोधी क्षमता को यह प्रदर्शित करती है। उल्लू पूर्ण अंधकार में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं क्योंकि उल्लू जो है पूर्ण अंधकार में स्पष्ट रूप से देखने का इसका कारण क्या होता है कि रॉड के साथ उसकी बड़ी बड़ी आंखें में गोले आगे की तरफ निकले होते हैं जो उसको द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके उपयोग से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कम सल्फर वाले ईंधन से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाहन की हानिकारक यौगिक का उत्सर्जन करता है? तो वाहन जो है हानिकारक यौगिक का कौन सा उत्सर्जन करता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं, ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व यूएसएसआर की चेरनोबिल नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना जिसमें रेडियो नाभिकीय का वातावरण में रिसाव हो गया था वो किस वर्ष हुआ था? तो यह जो रिसाव हुआ था तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर 1986 में। चेरनोबिल न्यूक्लियर दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइपरप्लासिया क्या है? तो हाइपरप्लासिया जो है यह एक प्रकार का देखा जाए तो कोशिका की संख्या में असमान वृद्धि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है? तो इंसुलिन जो है सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है किस में? तो जिंक में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। इंसुलिन जो है अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित पेप्टाइड हार्मोन है। जो इंसुलिन एक यौगिक है जो 2 अल्फा और 2 बीटा श्रृंखलाओं जिनके केंद्र में जिंक की उपस्थिति से बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं? तो शरीर का ताप जो यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। हाइपोथैलेमस जो है यह मस्तिष्क का एक भाग है जो शरीर के अधिकांश कार्यों को नियंत्रित करता है। साइकॉन स्पोजिला और जो है यूस्पोजिना किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये सभी जो आपको आ जाएंगे पोरिफेरा संघ के। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है ये किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब? तो 1930 में, 1931 में और 1932 में, यानी कि 30, 31, 32 से जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो करो या मरो का नारा जो है यह 8 अगस्त
8 अगस्त 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट महात्मा गांधी ने दिया था। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण से आरंभ का घोतक था क्योंकि, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, इससे देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। इसी के कारण होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण में आरंभ के घोतक था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वाइकोम सत्याग्रह और असहयोग सत्याग्रह। तो आपका इसका जो राइट आंसर किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह ये जो है 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे और अप्रैल 1917 में जो है उन्होंने बिहार में थी जिला चंपारण में किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन चलाया था और 1918 में गुजरात के खेड़ा में जिले में यहाँ पर भी आंदोलन चलाए गए थे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाइकोम सत्याग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक हुए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दंगे सबसे अधिक व्यापक हुए थे किस क्षेत्र में? तो यह हो जाएगा आपका बिहार और संयुक्त प्रांत में, यानी कि बिहार और यूपी में ये सबसे अधिक दंगे प्रभावित हुए थे, यानी कि 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति के में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो इसके पुनरावृत्ति का कारण था कि ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगन करना। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगन करना जो है 1923 से 28 में कार्यकाल के भारतीय राजनीति के क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था किसका? तो यह महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद जो है गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम पर महत्व दिया था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिला था? तो जयप्रकाश नारायण को जो राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया गया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जो है इन्होंने क्या किया था कि समय हजारीबाग जेल से भागकर भूमिगत रहते हुए इन्होंने आंदोलन सक्रिय जारी रखा था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। तो वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? तो यह कथन कहने वाले व्यक्ति थे, आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किसने कहा था? तो दोस्तों यह बताइएगा कि यह कथन किसने कहा था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह कथन किसने कहा था। यह बहुत हल्का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविकीय घटक क्या कहलाता है? तो पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या कहलाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वनस्पति कहलाता है। वनस्पति जो है यह पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक कहलाता है। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश की सहायतार्थ किसने बनाया था? तो जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देश सहायतार्थ किसने बनाया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना जो 2010 में किया गया था और ये वित्तीय ढांचे के एक हिस्से के रूप में की गई थी ताकि विकसित देशों को विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन को कम करने और इससे प्रभाव को अनुकूलन होने में मदद करने के लिए फंड दिया जा सके। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों और प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या था? तो पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों और प्राणियों के पारस्परिक संबंध का आधार क्या था? तो इसका आधार क्या था? तो हो जाएगा पोषण संबंध। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक हो जाएगा DDT। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे लोकप्रिय कीटनाशक DDT है, जो DDT का फुल फॉर्म देखा जाए तो डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण से समाप्त करना कठिन है, अत्यंत कठिन है? तो पर्यावरण से समाप्त करना अत्यंत कठिन कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा उत्पादक। ऑप्शन नंबर बी। सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और उत्पादक प्रकाश संश्लेषण या स्वपोषी पौधे होते हैं जो सौर विकिरण की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक
कच्चे पदार्थ से अपने स्वयं को जैविक भोजन का संश्लेषण करते हैं, इसीलिए वे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा झाड़ी का उदाहरण है? तो झाड़ी का उदाहरण हो जाएगा नींबू। नींबू जो है यह एक प्रकार का एक झाड़ी, एक लकड़ी का बारहमासी पौधा होता है जो पेड़ से छोटे होता है और इसकी जो कई बड़ी शाखाएं होती है जो मुख्यतः तने के आधार से निकलती है और नींबू एक झाड़ी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर, पारिस्थितिकी तंत्र। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो मानवीय पर्यावरण का घटक भूमि नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर। भूमि को मानवीय पर्यावरण का हिस्सा नहीं माना जाता है। यह पृथ्वी के सतह पर ठोस भाग है जो सामाजिक स्थिति, मानव पर्यावरण है और बाहरी कारकों के साथ जो किसी व्यक्ति के शारीरिक और स्वाभाविक रूप से प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जैव भार में कौन सा सम्मिलित है? तो जैव भार में आपका हो जाएगा समस्त जीव। जैव भार में समस्त जीव हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो पादपों से शाकाहारी जीव में जो कितने % ऊर्जा पहुंचती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 10%। 10% इसके ऊर्जा पहुंचती है पादपों से शाकाहारी में। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह कैसे होता है? तो यह होता है एक दिशात्मक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। लिंडनमैन ने जो ऊर्जा के नियम के अनुसार 10% ऊर्जा पारिस्थितिकी पिरामिड का स्तर दिया था कि कोई भी अगर खाद्य पदार्थ अगर किसी को खाता है तो उसका 10% ऊर्जा जो है जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण धन का रोग है किसने कहा था? तो वायु प्रदूषण धन का रोग है, यह कथन कहने वाले कौन थे? तो सॉरी, वायु प्रदूषण धन का रोग किससे कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा परिवहन के कारण प्रदूषण होता है, जिसके कारण जो है वायु प्रदूषण धन का रोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक वायु प्रदूषक द्वितीय वायु प्रदूषक से किस तरह से भिन्न होते हैं? तो ये जो है दोनों भिन्न होते हैं, सीधे पहचाने गए स्रोतों से उत्सर्जित होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। इसीलिए जो है ये प्राथमिक वायु प्रदूषक द्वितीय वायु प्रदूषक से भिन्न होते हैं। कहा गया कि दौरान एक शांत क्षेत्र में शोर स्तर के अनुमत मान क्रमशः कितना होना चाहिए? तो यह जो स्तर मान आपको हो जाएगा 55 डेसिबल से 50 डेसिबल। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा जो इसका मुख्य कारण होता है कोयला एवं अन्य जीवाश्म ईंधन को औद्योगिक जल। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। कोयला एवं अन्य जीवाश्म ईंधन के औद्योगिक जल से जो है अम्लीय वर्षा होता है। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन में अवशिष्ट उपयोग किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ठोस अवशिष्ट प्रबंधन में अवशिष्ट उपयोग जो है यह आपका प्राप्त किसके द्वारा होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः उपयोग, उद्धार और पुनर्चक्रण द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कीचड़ स्थूलन डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो कीचड़ स्थूलन जो है किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है? तो क्लोरीनीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर। क्लोरीनीकरण के द्वारा जो है कीचड़ स्थूलन जो है ये नियंत्रित किया जाता है। भारत में प्रचलित यांत्रिक खाद बनाने की वायुजैवी विधि को क्या कहा जाता है? तो इस विधि को जो क्या कहा जाता है? तो इंदौर विधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि रासायनिक ऑक्सीजन मांग कोड क्या दर्शाता है? तो रासायनिक ऑक्सीजन मांग जो है यह क्या दर्शाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा अवशिष्ट जल का जैव नवीकरणीय। अवशिष्ट जल का जैव नवीकरणीय जो है यह रासायनिक ऑक्सीजन का मांग दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताजे पानी का जो है कोड या बोर्ड अनुपात है, तो ताजे पानी का जो का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 1 के बराबर। बोर्ड यह एक जैविक रासायनिक ऑक्सीजन की मांग यानी जैव नवीकरणीय कार्बन को ऑक्सीजन करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को संदर्भित करता है, और कोड जो है यह रासायनिक ऑक्सीजन की मांग यानी जैव नवीकरणीय को साथ ही गैर और जैव नवीकरणीय कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन करने के लिए जो है ऑक्सीकरण करने के लिए जो है यह आवश्यक ऑक्सीजन की संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सेट नंबर जो है 17 यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें जो है 1 से लेकर के जो है 90 तक जिस प्रश्न दिया गया था, और 91 से जो है
120 तक जो है इसमें मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। तो आपको है कि आपको यह सेट पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।